नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हम सुन रहे पिछले कम से कम 1.5-2 साल से एक बात उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे से बार बार लगातार सुन रहे कि मेरा बाप चुराया, मेरी पार्टी चुराई, मेरा चुनाव चिन्ह चुराया। ये लगातार बार बार बोल रहे। और दूसरी तरफ से एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी के कोई नेता प्रवक्ता हो, वो भी एक बात लगातार बोल रहे कि आप बाप बाप के नाम से रोते तो हो, लेकिन आपने ही अपने पिता का यानी बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का रास्ता ही छोड़ दिया। जिनके साथ जाना बाला साहब ठाकरे को कभी भी मंजूर नहीं था, ऐसे कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ उद्धव चले गए। जिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ आप चले गए, उनको तो हमेशा बाला साहब ने अपने टीका का लक्ष्य बनाया, टिप्पणी का आलोचना का लक्ष्य बनाया था, और उद्धव ठाकरे उनके ही साथ चले गए। तो आपने तो पिता का रास्ता ही छोड़ दिया, अपना रास्ता बदल दिया, भूल गए कि आपके पिता हिंदुत्व के लिए कैसे लड़ते थे, ना डरते थे। चुनाव जीते या हारे, बाला साहब ठाकरे ने कभी परवाह नहीं की। असलियत में हम देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले 40 साल की, तो असलियत ये है कि जब बीजेपी गांधीवादी समाजवाद के पीछे दौड़ रही थी, उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को हिंदुत्ववादी बनाया था। मुंबई में पार्ला उपचुनाव था, पार्ला का। उस वक्त बाला साहब ने हिंदुत्व के नाम पर वो चुनाव लड़ा, और उसी चुनाव के कारण उनका वोटिंग का अधिकार भी छीना गया था, क्योंकि उन्होंने खुले आम धर्म के नाम पर वोट मांगे थे। इसलिए 6 साल के लिए बाला साहब को वोटिंग का अधिकार से भी वंचित होना पड़ा था। तो इतने हिंदुत्व के लिए बाला साहब कट्टर थे, कांग्रेस के खिलाफ थे। प्रभाकर कुंटे नाम के कांग्रेस के कैंडिडेट को अकेले की अपनी ताकत पर बाला साहब ने हराया था, और रमेश प्रभु हिंदुत्व के पहले एमएलए बने थे 87 में। और अजीब बात देखिए कि बीजेपी ने उस उपचुनाव में शिवसेना के हिंदुत्व के कैंडिडेट को विरोध किया था। प्राणलाल बोरा करके जनता पार्टी के जो कैंडिडेट खड़े थे, उनको बीजेपी ने सपोर्ट किया था। हाँ, लेकिन आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिवसेना के रमेश प्रभु का सपोर्ट किया था और प्रचार किया था। लेकिन बीजेपी उस वक्त गांधीवादी समाजवाद के पीछे दौड़ रही थी। कहने का मतलब है, इतनी शिवसेना कट्टर हिंदुत्ववादी थी जितने बीजेपी भी नहीं थी। लेकिन बाला साहब का और शिवसेना का ये सक्सेस, यश देखकर 2 साल में, 1.5 साल में, क्योंकि उसके बाद औरंगाबाद, अभी जिसका नाम छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ की महापालिका चुनाव हुआ। उसमें भी हिंदुत्व के नाम पर बहुत भारी ताकत से शिवसेना जीत कर आई। मुंबई के बाहर मराठवाड़ा में, ग्रामीण महाराष्ट्र में ये शिवसेना का सबसे बड़ा विजय था, इतिहास था। तो इस कारण बीजेपी को भी शिवसेना के साथ आना पड़ा, हिंदुत्व को अपनाना पड़ा। 87 के बाद प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे आकर बाला साहब से मिले, और वहाँ से शिवसेना बीजेपी युति अलायंस शुरू हो गई। वो हिंदुत्व के नाम से जुड़ी गई। कहने का मतलब ये कि आज जब उद्धव भाषण करते हैं और हिंदुत्व की अलग अलग व्याख्या करते हैं, तो उनको पता तक नहीं है उनके पिता जो हिंदुत्व मानते थे, वो हिंदुत्व की व्याप्ति क्या थी, फैलाव क्या था, ताकत क्या थी और आशय क्या था। ये उद्धव ठाकरे भूल चुके, और ये भी भूल चुके हैं
कि 75 से लेकर 85 तक, 1975 से लेकर 1985 तक जिस बुरी दौर से शिवसेना और बाला साहब गुजरे थे, उससे फिर कैसे उभरे थे, ये तक उद्धव ठाकरे को शायद मालूम नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, या तो वो भूलना चाहते कि हमारे पिताजी ने उस समय भी बोला गया कि शिवसेना तो खत्म हो गई, बच्ची कहाँ है। इमरजेंसी, जनता पार्टी, इंदिरा हत्या, राजीव गांधी, ये सब जो कुछ हो रहा था 1975 से 1985 तक, तो लोग मानते थे, मीडिया मानता था शिवसेना खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद शिवसेना उभरी, तो उसके लिए कौन से प्रयास बाला साहब ने किए थे, या अहंकार या मगरूरी दिखाकर नहीं। मुझे याद है 1980 में, 1980 में जब दुबली थी हो गई थी शिवसेना, तो बाला साहब ठाकरे ने पूरा सपोर्ट कांग्रेस को दे दिया था। 1980 का चुनाव विधानसभा का शिवसेना लड़ी ही नहीं, उसके बदले में कांग्रेस से 2 एमएलसी मांगे थे बाला साहब ने, वामनराव महाडिक और प्रमोद नवलकर। ये 2 एमएलसी कांग्रेस के कोटे से बीजेपी को मिले थे, और उसके बदले में शिवसेना ने विधानसभा में चुनाव लड़ा ही नहीं था। फिर भी जो बिखरी हुई ताकत थी वो इकट्ठा करने में बाला साहब जुटे थे। ये समझना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और जब 85 के बाद उनको चांस मिला तो महाराष्ट्र में छा गए, देश भर में छा गए। और उससे भी पहले की एक बात है, 1984 में इंदिरा हत्या के बाद जो चुनाव हुआ वो बीजेपी नाम से लड़ा हुआ पहला चुनाव था, जिसमें बीजेपी की बहुत बुरी हालत हो गई थी। 543 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी थे, लेकिन उस चुनाव में शिवसेना के 2 कैंडिडेट बीजेपी के कमल सिंबल पर लड़े थे, लोटस सिंबल पर लड़े थे। तो ये क्या बाला साहब ने सरेंडर किया था? बाला साहब शरण गए थे? बिल्कुल नहीं। वो उनका लचीलापन था। राजनीति में आपको टिके रहना ज़रूरी होता है, और जब बुरा समय होता है तो लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस टिके रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये बात 75 से 85 तक कैसे पार्टी जतन करके रखना, चारों ओर से निराशा था, विफलता थी, उससे लड़ते झगड़ते बाला साहब ने जो समय निकाला है, और 85 और 86, 87 में जो पार्टी उभर कर आई है, इसके लिए पहली बात ज़रूरी ये थी कि बाला साहब ने 10 साल में लचीलापन दिखाया था। मुझे याद है जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हो गए तो इनके बहुत सारे नेता थे, हेमचंद्र गुप्ते थे, दाभोलकर थे, निकलंकर थे, दत्ता प्रधान थे। वो बाला साहब को छोड़कर निकल गए जनता पार्टी में। लेकिन जो लोग बचे थे उनको सिमट कर बाला साहब ने फिर से नए सिरे से पार्टी खड़ी कर दी। और अगले 5 साल में इन्होंने एक नई लीडरशिप बाला साहब ने खड़ी कर दी थी। नारायण राणे हो, दिवाकर रावते हो, ऐसे जो बड़े बड़े कीर्तिकर हो, आपके सुभाष देसाई हो, ऐसे लीडर जो आज शिवसेना के सीनियर लीडर माने जाते हैं, वो 85 के बाद सामने आए हैं। वो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है शिवसेना की। तो अगर विफलता और निराशा आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो लड़ना ज़रूरी नहीं होता है, टिके रहना ज़रूरी होता है। और टिके रहने के लिए हर जगह लड़ते रहो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए तो 80 का विधानसभा चुनाव बाला साहब लड़े ही नहीं थे, एक भी कैंडिडेट नहीं किया था खड़ा, और 2 एमएलसी कांग्रेस से उधार लिए थे। 84 के चुनाव में लोकसभा के कमल का निशान
बीजेपी से उधार लेकर 2 कैंडिडेट बाला साहब ने खड़े किए थे, वामनराव महाडिक और मनोहर जोशी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि लचीलापन दिखाना और जब ताकत आ जाए तो एग्रेसिव होना, ये बाला साहब की रणनीति थी। उद्धव ठाकरे वो साहब भूल गए, उन्होंने तो अपने पिता का रास्ता ही छोड़ दिया। तो ये सब हिस्ट्री मैं अचानक से आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके दिमाग में आया होगा ये भाऊ पुरानी बातें क्यों सुना रहे, क्यों? जो कुछ उद्धव के बारे में मैंने बोला, जो बाला साहब के बारे में बोला, उसमें नई बात तो कोई है नहीं, आप जानते ही होंगे, शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी ये हिस्ट्री मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो उसका भी एक कारण है। आज रविवार है और शनिवार को एक खबर मुझे मिली कि शायद बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, जिनकी पार्टी आज विफलता और निराशा में गोते खा रही है, वो महाराष्ट्र की महायुति जो है बीजेपी ने बनाई हुई, उसमें शामिल हो सकते हैं और सिर्फ साउथ मुंबई की, दक्षिण मुंबई की एक ही सीट लोकसभा की राज ठाकरे लड़ा सकते हैं। यानी मनसे का कोई कैंडिडेट, एमएनएस का कोई कैंडिडेट दक्षिण मुंबई से महायुति का कैंडिडेट बन सकता है। ये खबर शनिवार को मुझे मिली। तो वो खबर शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी, लेकिन ये खबर बताते हुए एक बात समझना जरूरी होता है कि क्या थक गए, राज ठाकरे ने लड़ना छोड़ दिया, हिम्मत हार गए? नहीं दोस्तों, बाला साहब भी नहीं हारे थे। राजनीति में टिके रहने के लिए कभी कभी आपको ये लचीलापन दिखाना पड़ता है, जो खुद बाला साहब ने दिखाया था, लेकिन उनके लाडले बेटे उद्धव ठाकरे वो बात भूल गए, या उनको मालूम नहीं, या तो वो समझना भी नहीं चाहते या भुलाना चाहते। लेकिन शुरू से अपने चाचा के साथ राजनीति में बचपन से लगे रहे राज ठाकरे शायद वो बात भूले नहीं है कि लड़ना कब है और कब लड़ने के बजाय लचीलापन दिखाना ज़रूरी होता है। ये अपने चाचा से शायद राज ठाकरे सीखे होंगे, इसलिए लोकसभा की एक सीट लेकर वो फिर से अपनी पार्टी उबारना चाहते होंगे, ये भी पॉसिबल है। अगर 84 में, यानी 40 साल पहले, बिल्कुल 40 साल पहले, 84 और 24, 40 साल हो जाते हैं, उस वक्त बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बाला साहब ने 2 कैंडिडेट खड़े किए थे और क्योंकि उस वक्त तो शिवसेना का अपना कोई मान्यता भी नहीं थी। सिर्फ मुंबई इलाके के लिए, मुंबई कॉरपोरेशन इलाके के लिए, कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए धनुष्य बाण ये चिन्ह, तीर कमान ये चुनाव चिन्ह शिवसेना को मिला था। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में भी शिवसेना रिकॉग्नाइज रीजनल पार्टी नहीं थी, इसलिए लोकसभा के चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़ा होने के बजाय, निर्दलीय खड़ा होने के बजाय उन्होंने बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर 2 कैंडिडेट खड़े किए थे। तो आज अगर 48 में सिर्फ एक दक्षिण मुंबई महायुति के साथ जाकर राज ठाकरे चुनाव लड़ना चाहते, तो मैं उसको शरण जाना नहीं बोलूँगा, उसको लचीलापन बोलना पड़ेगा, लचीलापन बोलना पड़ेगा। और जो उनको चाचा ने किया है, तो जो रास्ता अपने चाचा ने चुना था उसको भतीजा फॉलो कर रहा है, और लाडला बेटा वही रास्ता भूल गया या भूलना चाहता है। हिस्ट्री कितनी अजीब होती है। ऐसा हमेशा कहा जाता है कि इतिहास से हम क्या सीखते हैं, तो हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते, और इसी कारण इतिहास दोहराता है। इतिहास का मतलब जीत ही नहीं होती, हार भी होती है, गलतियां भी होती है। अगर हम भूतकाल में
कुछ गलतियां कर बैठे और उसका परिणाम भुगत रहे, तो वो गलतियां सुधारना ज़रूरी होता है। और हमारी ही गलतियां नहीं, दूसरों की गलतियों से भी हम सीख सकते हैं अगर हम इतिहास समझे, पढ़े, उसका आकलन करें। मुझे लगता है कि राज ठाकरे अगर दक्षिण मुंबई के एक चुनाव क्षेत्र के लिए महायुति के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते तो उसमें बीजेपी का भी कुछ तो फायदा है, बाकी जगह जो मनसे के वोट है वो बीजेपी को मिल जाएंगे। राज ठाकरे का भी नुकसान नहीं है, उनका सिर्फ विधानसभा में एक एमएलए है। अगर लोकसभा में वो दक्षिण मुंबई से सिर्फ एक एमपी भी लाते हैं चुनकर तो भी बड़ी बात हो जाती है। एमआईएम नाम की पार्टी पिछले बहुत सारे चुनाव से हैदराबाद की एक ही सीट चुनकर आती रही, लेकिन देश भर में उसकी चर्चा तो होती रहती है। असाउद्दीन ओवैसी देश भर में एक राष्ट्रीय नेता नाम से पहचाने जाते। अगर मनसे का एक ही कैंडिडेट लोकसभा में दक्षिण मुंबई से पहुंच जाता है तो भी उसकी देश भर में चर्चा होगी और पार्टी को बड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है, लोक मान्यता मिल सकती है। और यही तो बाला साहब करना चाहते थे, लेकिन एक बात हो गई थी, 84 के चुनाव में बीजेपी ही खुद बुरी तरह से हार गई तो वापस महाराष्ट्र के राजनीति में बीजेपी शरद पवार के साथ चली गई थी। 3 महीने का डिफरेंस था। लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने में विधानसभा का चुनाव हो गया, क्योंकि इंदिरा जी ने विधानसभा बर्खास्त की थी। तो उस वक्त 3 महीने में बीजेपी फिर शरद पवार के पुलोद नाम की जो अलायंस बनी थी, गठबंधन बना था, उनके साथ चली गई और शिवसेना का हाथ छोड़ दिया। तब बाला साहब बोले थे कमलाबाई हमको छोड़कर निकल गई। कमलाबाई जो महाराष्ट्र में बीजेपी को मजाक की तौर पर बोला जाता है, वो कमल के चिन्ह से निकला हुआ नाम है। और बाला साहब ने मजाक उड़ाते उड़ाते कहा था कमलाबाई हमको छोड़कर निकल गई। लेकिन बात समझने की ये है कि जो लचीलापन उस वक्त बाला साहब ने दिखाया था, उससे ही आहिस्ते आहिस्ते निकलकर शिवसेना पिछले 40 साल में देखिए कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची। अगर 75 से लेकर 85 तक ताकत जब घटी थी, दुर्बल हो गई थी शिवसेना, उस वक्त भी तलवार घुमाते बाला साहब बैठ जाते तो इतने बड़े नेता नहीं बन सकते थे। और यही उनसे सीखना जरूरी है। जब समय बुरा होता है तो लड़ने की जरूरत नहीं होती, टिके रहने की जरूरत होती है। और यही अपने जिंदगी के अनुभव से उन्होंने सिखाया है। लेकिन बेटा सीखना नहीं चाहता, और अगर भतीजा सीख रहा है तो उसकी पीठ थपथपानी पड़ेगी। मैंने ये वीडियो राज ठाकरे के लिए इसलिए बनाया कि अगर ये होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है मुझे पता नहीं। मैंने कल शनिवार को खबर सुनी है कि राज ठाकरे के बिल्कुल नज़दीकी बाला नांदगांवकर ये दक्षिण मुंबई के मनसे के उम्मीदवार रह गए। लेकिन मनसे के उम्मीदवार होते होते वो साथ में ही महायुति के यानी बीजेपी की जो अलायंस एनडीए उसके भी कैंडिडेट रह गए। तो मुझे लगता है कि शायद भतीजा अपने चाचा ने दिखाए हुए रास्ते पर जा रहा है, जबकि उस चाचा का अपना ही लाडला बेटा अपने पिता का रास्ता भूल चुका है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।